हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 7 और जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज के बारे में। आप क्वाटरनरी के अलावा यहां पे एक एक्टिविटी और जोड़ सकते हो जिसको हम लोग कहते हैं क्यूनरी सर्विस। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज कर चुके हैं। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो ज्यादातर एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, जहां पे हम लोगों ने हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग वो सब हम लोगों ने किया था। फिर हम लोग के ना था सेकेंडरी एक्टिविटीज जो कि पिछली चैप्टर में किया था, उसमें हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में पढ़ा था, राइट। जहां पे हम लोग एक रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल को जो है प्रोसेस करते हैं और उसको वैल्यू एडिशन करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। आज हम लोग बढ़ेंगे टर्शरी एक्टिविटी के बारे में। तो मैं यहां से एग्जांपल से ही शुरू करूंगा क्योंकि पिछला यूनिट हम लोग कर चुके हैं, तो आप मेरे ख्याल से वहां से कनेक्ट कर पाओगे। देखिए, जब मैं एग्जांपल का मतलब है तो हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो वही एग्जांपल लूंगा जैसे हम लोगों ने क्या लिया था, आलू लिया था, ठीक है, आलू। तो किसान से हम लोगों ने क्या लिया, आलू लिया। उस आलू का रेट जो हम लोगों ने लिया था वो लिया था 10 रुपए पर केजी, ठीक है। आप एक चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक हो, तो आपने किया, उस फार्मर से आलू को खरीदा, उसको आप अपनी फैक्ट्री में लेके गए और फैक्ट्री में आपने उस आलू से में वैल्यू एडिशन करके, प्रोसेसिंग करके आपने उससे क्या बनाया, चिप्स बना दिया। तो आपने उससे चिप्स के 4 पैकेट बनाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब हर पैकेट की कीमत कितनी है, 20 रुपीज। तो आपने कितना प्रोड्यूस किया, 80 रुपीज प्रोड्यूस किया। तो 10 रुपए में खरीदा, 80 रुपए आपने उससे आउटपुट लिया, तो 70 रुपीज का आपने उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया। तो ये जो आपने किया है ना, ये जो वैल्यू एडिशन किया फैक्ट्री के अंदर मशीनों का यूज करके, इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। अब देखिए, जो कंज्यूमर, अब ये आपकी जो फैक्ट्री है ना वो कहां पे है, वो कानपुर के अंदर है, लेकिन आपका जो कंज्यूमर है वो कहां है, वो दिल्ली में बैठा हुआ है। और वो दिल्ली वाला कंज्यूमर आपके पास फैक्ट्री में तो आने से रहा, चिप्स खरीदने के लिए आपको ही वहां तक लेके जाना पड़ेगा। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है, मतलब आप जो मैन्युफैक्चरर हो, आप उसको किसको दोगे, आप उसको देंगे किसी होलसेलर को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को भी दे सकते हो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे, डिस्ट्रीब्यूटर उसको किसको देगा, होलसेलर को देगा, ठीक है। और होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को देगा। और फाइनली रिटेलर से वो सामान जो है दिल्ली में बैठे हुए कस्टमर के पास जाएगा। इस तरह से चेन शुरू होती है और आखिर में कंज्यूमर उस सामान को कंज्यूम करेगा और वो आपको पे करेगा। तो जितनी भी लागत उस प्रोडक्ट को बनाने में आती है और बीच में आपके डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का जो भी मार्जिन वगैरह होता है, वो सब काट के जो है आपका जो उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है और उस एमआरपी को फाइनली कंज्यूमर पे करता है। ये पूरी चेन होती है। तो आपकी फैक्ट्री से कंज्यूमर तक वो सामान खुद तो जाएगा नहीं, कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। बीच में आपको बैंकिंग सर्विस की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, आपको कुछ लोगों को हायर भी करना पड़ेगा, आपको सीए को हायर करना पड़ेगा, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको हायर करना पड़ेगा। बुक कीपिंग रखने के लिए आपको स्टाफ भी रखना पड़ेगा, आपको वहां पे क्लीनर भी रखना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रीशियन भी रखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रीशियन और क्लीनर जो होते हैं वो कुछ प्रोड्यूस थोड़ी करते हैं, वो सिर्फ अपनी सर्विसेज देते हैं। आप उस सामान को कानपुर से ट्रक में लाद के या ट्रेन वगैरह के थ्रू उसको दिल्ली में भेज रहे हो होलसेलर के पास, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, वो एक सर्विस है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ना ही रॉ मटेरियल में हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ना ही कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। इसे कहते हैं सर्विस सेक्टर। तो वहां पे जो ड्राइवर होगा, उस ट्रक का जो ड्राइवर होगा, वो आपको सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के बदले में आपसे पैसा चार्ज कर रहा है। जो आपकी फैक्ट्री के अंदर जो स्वीपर है, जो क्लीनर है, वो आपको सर्विस दे रहा है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और उस सर्विस के बदले में उसके बराबर आपसे पैसा लेता है। जो आपके वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी नॉलेज का यूज करता है, अपने स्किल का, अपनी एक्सपीरियंस का यूज करता है और आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है, बदले में आपसे सैलरी लेता है। ये सब सर्विस सेक्टर का यूज होते हैं। अब वहां पे कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज भी होगा, आप किसी को ईमेल भी भेजोगे तो वो कम्युनिकेशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। बैंकों का भी यहाँ पे काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको कोई लोन लेना है या बैंकों में पैसा जमा करवाना है, वो सारी चीजें बैंकिंग के थ्रू होती हैं। अब बैंक भी कुछ प्रोड्यूस थोड़ी करते हैं, बैंक आपको सिर्फ अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ये सब ना सर्विस सेक्टर में आता है। हो सकता है आपकी फैक्ट्री के आसपास कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हों, जहां पे आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स वहां पे लंच करते होंगे, डिनर करते होंगे। अब रेस्टोरेंट भी कुछ प्रोड्यूस थोड़ी कर रहा है, वो सिर्फ उनको सर्विस दे रहा है।
ठीक है, उनको सिर्फ सर्विस दे रहा है और सर्विस के बदले में वो कस्टमर से पैसा ले रहा है। तो ये होता है हमारा सर्विस सेक्टर, जहाँ पे आपका टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये सब आपका सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको इस चीज से मेरे ख्याल से भी लग गया होगा। तो पहला हमारा कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर, जो कि सबसे प्रिमिटिव होता है, सबसे पुराना होता है। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी, जहां पे हम लोग कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, उसके अंदर उसको जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं। फिर हमारे पास आता है सर्विस सेक्टर। अब ये सर्विस सेक्टर जो है ना, वो तीनों स्टेज पे इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं है कि पहली स्टेज पे इन्वॉल्व होता है ना। देखिए, प्राइमरी सेक्टर जो है वो अलग है, प्राइमरी सेक्टर के बाद शुरू होता है सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है ना, वो साइमल्टेनियसली चलता है, साइमल्टेनियसली चलता है। कैसे? मान लो आलू को जो है किसान प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो आलू को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब उस आलू को जमीन से निकालने के लिए कुछ लेबर का यूज हुआ होगा। वो लेबर क्या, आपको क्या लगता है, वो जो लेबर क्या कर रही है? वो अपनी सर्विस दे रही है उस किसान को, और उस सर्विस के बदले में किसान से पैसा चार्ज कर रही है। वो भी तो एक सर्विस ही हुई ना। तो वहां पे अगर फर्टिलाइजर वगैरह का स्प्रे करना है, तो उसके लिए भी किसी को हायर किया जाता है। तो जो जो आदमी को हायर करते हैं, वो भी तो अपनी सर्विस दे रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये सर्विस सेक्टर हर जगह इन्वॉल्व होता है। फैक्ट्री के अंदर आपको मैंने बता ही दिया है ना, फैक्ट्री के अंदर जो स्वीपर होता है या अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, वो सब चीजें वो आपका सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर जो है वो पैरेलल चलता है बेसिकली। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम लोग सर्विस सेक्टर के बारे में ही अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए, तो हमेशा आपको पता है कि एनसीईआरटी की शुरुआत कैसे होती है। एनसीईआरटी की शुरुआत हमेशा होती है किसी ना किसी एग्जाम्पल के साथ। यहां पे भी इन्होंने एग्जाम्पल से ही शुरुआत की है। कहता है कि जब आप बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, जब आप बीमार हो जाते हो, तो आप फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो, या फिर अपने जो है हॉस्पिटल में नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो, ऐसे ही होता है ना। या फिर झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं गाँव में, उसके पास जाते हो, इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते हो। स्कूल में आप क्या करते हो? स्कूल में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं। जब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, लाठियां डंडे चल जाते हैं, माथा फूट जाता है, तो आप लीगल ओपिनियन लेने के लिए किसके पास जाते हो? लॉयर के पास जाते हो। ठीक है, तो ये जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, सुविधा, वो कोई ना कोई अपनी सर्विस दे रहा है आपको, है ना। कोई ना कोई अपनी सर्विस तो दे रहा है ना। लॉयर आपको सर्विस दे रहा है, टीचर आपको सर्विस दे रहा है, और जो डॉक्टर है वो आपको सर्विस दे रहा है। और ये सारी सर्विस देने के लिए उन लोगों के पास कुछ स्पेशल स्किल होता है, और उस स्किल को पाने के लिए उनको कई सालों तक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। जैसे अगर आपको डॉक्टरी करनी है तो 5 साल की आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। अगर आप किसी इंजीनियर के पास जाते हो तो उसको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है ना। तो इनको स्पेशलाइज्ड थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। इसीलिए सर्विस सेक्टर में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो हाईली स्किल्ड होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर में आपको स्पेशलाइज होने की जरूरत नहीं है। मतलब जो आदमी एग्रीकल्चर कर सकता है, वो आदमी माइनिंग भी कर सकता है। जो आदमी माइनिंग कर सकता है, वो आदमी फिशिंग भी कर सकता है। तो वो स्पेशलाइज्ड स्किल होने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर है, कभी भी वो इंजीनियर वाला काम नहीं कर पाएगा। जो इंजीनियर होता है, वो कभी भी लॉयर वाला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड ट्रेंड है अपने फील्ड में। उसके लिए उसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसने लिया हुआ है। तो ये बड़ी खास चीज होती है आपके सर्विस सेक्टर में। तो यहाँ पे जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो हाईली स्किल्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो जब वो आपको अपनी सर्विस देते हैं, तो बदले में आपसे क्या लेते हैं? अपनी सर्विस के बदले में आपसे पेमेंट लेते हैं। ठीक है, हालांकि हम जो आपको ये लेक्चर्स वगैरह दे रहे हैं, ये भी मैं भी तो आपको एक सर्विस दे रहा हूं ना। लेकिन इस सर्विस में तो आपको कोई पेमेंट ले नहीं रहा हूं मैं। हालांकि मेरे कंज्यूमर आप हो, इस सर्विस के कंज्यूमर तो आप हो ना, जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। लेकिन आई एम नॉट टेकिंग एनी पेमेंट। तो क्या बोलोगे सर ये सर्विस सेक्टर के अंदर नहीं आता? नो, ये फिर भी सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, क्योंकि मैं आपसे पेमेंट नहीं ले रहा, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म से पेमेंट ले रहा हूं। कहीं ना कहीं अपनी सर्विस को मैं फ्री दे रहा हूं। आपको लगता है फ्री दे रहा हूं, लेकिन मैं पेड है ये फिर भी। ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्किल्ड होते हैं, प्रोफेशनली होते हैं। तो जब शुरुआत में ह्यूमन बींग्स इवॉल्व करना शुरू किया, तो हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ही इन्वॉल्व थे, है ना। जब थोड़े से हम लोग डेवलप हुए, तो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बढ़े, और अभी मॉडर्न समय में हम लोग टर्शियरी सेक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ये बात करता है। कहता है टर्शियरी एक्टिविटीज इंक्लूड
प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। टर्शियरी एक्टिविटीज इंक्लूड प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। किस चीज की प्रोडक्शन? सर्विसेज की प्रोडक्शन। किस चीज का एक्सचेंज? सर्विसेज का एक्सचेंज। ठीक है, मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप सर्विस को रिसीव कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट, राइट। कहता है द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ द सर्विस दैट आर कंज्यूम्ड। तो जो मैं सर्विस आपको दे रहा हूं, इस सर्विस को आप कंज्यूम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सर्विस को मैं प्रोड्यूस ही तो कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे चुपचाप बैठा रहूंगा और मैं कुछ बोलूंगा नहीं, एनसीईआरटी को मैं बंद कर दूंगा, तो क्या मैं कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं आपके लिए? नो। तो मैं जिस सर्विस को प्रोड्यूस करूंगा तभी तो आप उसको कंज्यूम करोगे, है ना। तो ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विस भी होता है। कहता है द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द वेजेस एंड द सैलरीज। जब मान लो कोई जूते की फैक्ट्री में आपने जूता प्रोड्यूस किया, तो वहां पे आपका आउटपुट क्या है? वो शू, वो जूता आपका आउटपुट है। लेकिन इस केस में आउटपुट क्या है? इस केस में आउटपुट होता है सैलरी, वेज। ठीक है। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रेड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी तो एक्सचेंज होता है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक सामान को हम दूसरी जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, तो वो भी तो एक तरह का एक्सचेंज होता है। कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं मैसेज डिलीवर कर रहा हूं, मैसेज को रिसीव कर रहे हो, तो ये भी तो एक तरह का एक्सचेंज ही होता है, राइट। तो बेसिकली टर्शियरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज रादर देन द प्रोडक्शन ऑफ द टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड का मतलब क्या होता है? तो जो मेरे हाथ में ये पेंसिल है, ये एक टेंजिबल गुड है। ये जो माउस है मेरे पास रखा हुआ, ये भी एक टेंजिबल गुड है। ये जो बुक है, छोटी सी नोटबुक है, ये भी एक टेंजिबल गुड है। टेंजिबल गुड वो होते हैं जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। इनटेंजिबल जो जो होता है वो सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज को आप देख नहीं सकते। जो ज्ञान मेरे मुंह से आपके कानों तक जा रहा है, इसको देख नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हो, भी समझ सकते हो। तो ये होता है आपका इनटेंजिबल। intangible which is not physical, which cannot be seen, which cannot be touched, उसे हम लोग intangible कहते हैं। ठीक है, तो जो ज्ञान होता है ना दोस्तों, ज्ञान 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 जो है वो intangible होता है ना। इफेक्टिव तो होता है लेकिन intangible होता है, आप उसको देख नहीं सकते, आप सिर्फ उसको रिसीव कर सकते हो और उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ द फिजिकल रॉ मटेरियल। सीधी सी बात है। अब मैं यहाँ पे आपको कोई लेक्चर दे रहा हूँ, मैं फिजिकल रॉ मटेरियल का यूज करके आपको कोई प्रोड्यूस थोड़ी कर रहा हूँ, है ना। मैं कोई आलू से चिप्स थोड़ी बना रहा हूँ। जो चीज मेरे दिमाग में है, जो नॉलेज है, वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो रॉ मटेरियल का यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो सर्विस सेक्टर में हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं? जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लेबरर्स, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आपका टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। The main difference between secondary activities and the tertiary activity is that the expertise provided by the service relies more heavily on the specialized skill, experience and the knowledge. ठीक है, what is the difference between secondary and the tertiary activities? I already told you. In tertiary activities, the person who is providing you services, that person is highly specialized. That person has the highest level of knowledge, expertise and experience. लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर में होता है उसका वो इतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होता। हालांकि उसके अंदर स्किल तो होता है लेकिन हाईली स्पेशलाइज्ड नहीं होता जितना टर्शियरी सेक्टर में होता है। तो जब स्किल की हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग तीन जो है इसको लेयर में हम लोग डाल सकते हैं। पहली लेयर आपकी प्राइमरी सेक्टर होती है जहां पे आपको स्किल ना के बराबर चाहिए होता है। दूसरा आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है जिसमें आपको थोड़ा सा स्किल रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर। और जो हाईएस्ट स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, एक पिक्चर दिखाऊंगा, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो ये है हमारे सर्विस सेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर जो है टर्शियरी एक्टिविटी, क्वार्टनरी एक्टिविटी और क्यूनरी एक्टिविटी, ये तीन एक्टिविटी हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, सर्विस सेक्टर के अंदर टर्शियरी एक्टिविटी या फिर आप जो है टर्शियरी एक्टिविटी को सर्विस सेक्टर जो है वो उसको सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हो, है ना, इंटरचेंजेबली उसको यूज कर सकते हो। और जो क्वार्टनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर होता है ये भी आपका टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का ही सब पार्ट होता है।
ठीक है, तो ये सब आपका सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होता है। तो टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर क्या आता है? ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, ये सब आपका सर्विस सेक्टर में आता है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट तो आप समझ ही गए होंगे, जो होलसेल ट्रेड होती है, जो फैक्ट्री से सामान बन के होलसेलर के पास जाता है या फिर रिटेलर के पास भी जाता है ना, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, ऐसी तो जाता है ना। वो अर्बन सप्लाई हाउसेज भी हो सकते हैं, रूरल मंडीज भी हो सकती हैं। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो वो गांव में भी सप्लाई हो सकता है, शहरों में भी सप्लाई हो सकता है ना, तो उसके बारे में ये बात करता है। तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अर्बन एरियाज में भी जाते हैं, रूरल एरियाज में भी जाते हैं, है ना। रूरल एरिया में जो है कुछ खास मार्केट लगती है कुछ खास दिनों में, ठीक है। उसी तरह से अर्बन मार्केट में अलग अलग तरीके से रिटेलिंग होती है ना। चेन होती है, स्टोर की चेन, जैसे एडिडास के कई सारे स्टोर आपको देखने को मिलेंगे, कैफे कॉफी डे के स्टोर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पे मेल ऑर्डर भी होता है, मेल के थ्रू आप कुछ मंगवा सकते हो, आप अमेजोन पे ऑर्डर करिए वहां से भी मंगवा सकते हो। शहरों में तो ये सुविधा भी होती है ना। शॉपिंग सेंटर होते हैं, आप एक जगह पे जाइए सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाता है ना। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम लोग जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करते हैं, वो अनाज वगैरह देते हैं, है ना, वो सारी चीजें होगी। और मेल जो है वो कई तरीके से जा सकता है, टेलीफोन के थ्रू भी जा सकता है, इंटरनेट का यूज करके भी आप जो है मेल रिसीव कर सकते हो। ये सारी चीजें आपकी जो है ट्रेड और कॉमर्स में होती है। अगला होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी कई तरीके से हो सकता है, रेल के थ्रू, रोड के थ्रू, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू हो सकता है। पैसेंजर सर्विस भी हो सकती है, कार्गो सर्विस भी हो सकती है, मतलब सामान की ढुलाई जो हम लोग करते हैं एयर वगैरह के थ्रू, है ना, वो भी हो सकता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी हम लोग कम्युनिकेशन के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, आगे बताऊंगा ये क्यों इन्होंने इसे मेंशन किया हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, टेलीफोन के थ्रू, लैंडलाइन का यूज कर सकते हैं, मोबाइल सर्विस का यूज कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल, जैसे आप ये जो क्लास देख रहे हो, सुन रहे हो, ये भी तो ऑडियो विजुअल ही है ना। आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हो और ईयरफोन लगा के आप इसको सुन रहे हो, दिस इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल सर्विस। तो फिल्म्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू आप जो है ऑडियो विजुअल करते हो। सर्विसेज में जो आपकी फाइनेंशियल सर्विस, जो बैंक वगैरह करते हैं, इंश्योरेंस सर्विस, रियल एस्टेट, ठीक है, जो पर्सनल एंड द प्रोफेशनल, जैसे प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओ, अलग अलग सेक्टर होते हैं आपको सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले। जो क्वार्टरली सर्विस होते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, नॉलेज बेस्ड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड को उसको क्वार्टरली सर्विस बोलते हैं। आगे मैं सभी डिटेल में कराऊंगा, डोंट वरी, अभी तो सिर्फ आपको ये डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज को हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। क्यूनरी सर्विस जो है काफ़ी स्पेशल होती हैं, डिसीजन मेकर, उसमें जो है मैनेजर्स होते हैं, सीईओज वगैरह होते हैं, एमडीज वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सब डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई सर्विस सेक्टर के अंदर। अभी हम इन चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, हल्का हल्का देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की हमको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स। सर्विस सेक्टर में जो सबसे पहला पार्ट आएगा वो आएगा हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड और कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाइंग और सेलिंग। एक आदमी बेचता है, दूसरा आदमी उसको खरीदता है। किसी के पास कोई चीज सरप्लस होती है, किसी के पास कोई चीज डेफिसिट होती है। जिसके पास सरप्लस होता है वो बेचता है, जिसके पास डेफिसिट होता है वो खरीदता है। तो यहां पे ट्रेड का एकमात्र मोटिव क्या होता है? ट्रेड का मोटिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। और ये जो ट्रेड की जाती है कैसे की जाती है? ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, वहीं तो की जाएगी ना ट्रेडिंग। मैं घर पे बैठा हूं, घर पे बैठे बैठे ट्रेडिंग थोड़ी कर पाऊंगा। हालांकि घर पे बैठे बैठे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन मैं फिजिकल ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा। फिजिकल ट्रेडिंग करने के लिए मुझे किसी मार्केट में जाना पड़ेगा, जहां पे लोग खरीदने के लिए सामान मेरे पास आ सकते हैं ना, वो ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं। एक बार्टर सिस्टम भी, जैसे पहले तो हम लोग बार्टर सिस्टम का ही यूज करते थे। आपके पास अगर नमक नहीं है तो आप अपने पड़ोसी के पास जाइए, उससे नमक ले आइए। जब आपके पड़ोसी को चीनी की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपके घर पे आएगा, आपको चीनी दे देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बार्टर सिस्टम ही तो होता है। मेरे पास एक्स्ट्रा गेहूं है, आपके पास एक्स्ट्रा चावल है, मुझे चावल की रिक्वायरमेंट है, आपको गेहूं की रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसको एक्सचेंज कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। लेकिन अभी ये मॉडर्न समय में यूज नहीं होता है, क्योंकि जब से हम लोगों ने पैसा यानी कि मनी की हम लोगों ने इन्वेंशन किया, उसके बाद हम लोग बार्टर सिस्टम को रेयरली यूज करते हैं। हालांकि इनफॉर्मल वे में अभी भी बहुत सोसाइटी में बार्टर सिस्टम यूज होता है, लेकिन लार्जली हम लोग अभी बार्टर सिस्टम यूज नहीं करते हैं। तो ये हम लोग ट्रेडिंग जो करते हैं ना प्रॉफिट के पर्पज के लिए, इसमें मनी इन्वॉल्व होती है। अभी जो ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होते हैं। गांव में जो ट्रेडिंग सेंटर्स यानी कि जो ट्रेड करने का जो प्लेस होता है, एक मंडी जिसको बोलते हैं, वो अलग नेचर का होता है, शहरों में वो अलग नेचर का होता है। गांव में जैसे कैसे हो सकता है? गांव में जो गांव होते हैं या फिर जो छोटे कस्बे होते हैं, है ना, जो क्वासी अर्बन सेंटर जिसको आप बोलते हो, वहां पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो कोई बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है।
गांव में आपको कोई एमबीबीएस डॉक्टर आपको सर्विस देने के लिए नहीं आएगा, सीधी सी बात है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वहां पे आपको झोला छाप डॉक्टर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको हाईली क्वालिफाइड एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर की सर्विस चाहिए तो आपको शहरों में जाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गांव में आपको कोई कोई किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा, वो आपको शहरों में ही मिलेगा। तो गांव में, विलेजेस में, या जो क्वासी अर्बन सेंटर्स होते हैं, वहां पे ये जो सर्विसेज होती हैं वो हाईली डेवलप्ड नहीं होती हैं, नॉट वेल डेवलप्ड। अब जहां पे आप ट्रेडिंग सेंटर्स की बात करते हो, जैसे मंडी की हम लोगों ने बात किया है ना, मंडी लगती है, आप वहां पे जाइए, अपने सामान अगर है आपके पास उसको बेच सकते हो, आपको कुछ खरीदना है मंडी से खरीद भी सकते हो। उसके अलावा गांव में और भी छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, जैसे मेरे जैसे जैसे 3-4 जो गांव होते हैं वहां पे मान लो मंगलवार को मंडी लगती है सब्जियां वगैरह, अगर किसी को सब्जियां खरीदना है उस मार्केट में जाइए, मंडे मार्केट में, और वहां से खरीद के ले आइए। तो कुछ खास मार्केट भी लगता है ना कहीं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में वीकली जो है, या फिर वीक में 2 बार, या फिर हर संडे को या थर्सडे को वो मार्केट लगती हैं, जिसे हम लोग ट्रेडिंग सेंटर्स कह सकते हैं। लेकिन जो गांव में, जो शहरों में जो ट्रेडिंग सेंटर होते हैं वो थोड़े से उनका नेचर अलग होता है। ठीक है, वहां पे हर एरिया में आपको अलग से ट्रेडिंग सेंटर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कहीं पे आपको कपड़ा मार्केट देखने को मिलती है ना, वहां पे आपको ज्यादातर कपड़ा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट देखने को मिलती है, तो वहां पे सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ही मिलेगा, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वो सब चीजें। ठीक है, तो ये जो कुछ खास प्रोडक्ट जो है ना वो अर्बन एरियाज में इस तरह से अलग अलग सेंटर आपके डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, कोई जैसे दिल्ली की अगर बात करूं, वहां पे ओल्ड राजेंद्र नगर वाला एरिया है, तो वहां पे आपको टीचर्स देखने को मिलेंगे। अब लक्ष्मी नगर वाले एरिया में चले जाओगे, वहां पे जो है बैंकिंग और सीए वगैरह ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो अर्बन एरियाज में जो है अलग अलग स्पेशलाइज्ड मार्केट डेवलप हो जाती हैं, लेबर के लिए, हाउसिंग के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दैट। तो ये अलग नेचर होता है बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं रिटेल ट्रेडिंग की। रिटेल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है। आप दुकान पे जाते हो, दुकान से सामान खरीदते हो, दुकान वाला आपसे पैसा कमाता है, आपको सामान देता है। ठीक है, इसे हम लोग रिटेल ट्रेडिंग बोलते हैं। रिटेल ट्रेडिंग का मतलब जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, आप चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में जाके कानपुर में आप चिप्स नहीं खरीद सकते। चिप्स खरीदने के लिए आपको पड़ोस वाली दुकान पे ही जाना पड़ेगा। तो ये जो पड़ोस वाली दुकान है ना दोस्तों, ये रिटेल है। और जो कानपुर में पैदा हो रहा है, मतलब वहां पे प्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं चिप्स को, वो मैन्युफैक्चरिंग है। वहां से वो मैन्युफैक्चरिंग होके कहाँ आता है? वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। डिस्ट्रीब्यूटर से वो होलसेलर के पास आता है। होलसेलर से आपके पड़ोस की दुकान में आता है। आपकी पड़ोस की दुकान में वो आपके पास आता है। आपके पास से वो आपके पेट में जाता है, और फिर वो जाके वो दोबारा से आपकी सोइल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये होता है पूरे का पूरा साइकिल। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडिंग की बात करता है तो कहता है कि ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडिंग होती है वो होती है स्टोर के थ्रू, है ना। कोई ना कोई स्टोर होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे शॉपिंग मॉल होता है ना, वो भी तो एक स्टोर है, शॉपिंग मॉल। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग होती है। जैसे जो गांव में या शहरों में जो कॉलोनी के अंदर आते हैं, जो रेडी लगाते हैं, है ना, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके पास तो कोई स्टोर नहीं है। वो तो आपको घर पे आके डिलीवरी देते हैं, डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। जो डाकिया आपकी चिट्ठी लेके आता है ना, वो तो नॉन स्टोर रिटेल सर्विस है। आप कंज्यूमर हो, डाकिया उसको लेके आ रहा है ना। आपको चिट्ठी लेने के लिए किसी शॉपिंग मॉल में थोड़ी जाना है। तो ये जो सर्विसेज होती है ना, जैसे मेल आपने लिया या टेलीफोन आपने किया, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो होती है ना, इंटरनेट वगैरह, जो ये जो है नॉन स्टोर रिटेल उसके जो है एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी कई बार जो है मेट्रो स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी होती है, आप 20 रुपये डालिए तो वहाँ से कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल के आ जाती है। आपको उसके लिए किसी स्टोर में थोड़ी जाना है। ये नॉन स्टोर रिटेलिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, है ना, चेन स्टोर्स होते हैं। जैसे आपके सिटीज़ में जो है वो रिलायंस फ्रेश होगा, वो भी एक चेन स्टोर है। सीसीडी होता है ना, ये जो सब के चेन स्टोर्स होते हैं। तो यहाँ पे हाईली स्पेशलाइज्ड और हाईली स्किल्ड जो है स्पेशलिस्ट होते हैं
एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। फिर हमारे पास आती है एक होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग मतलब बल्क ट्रेडिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, बल्क ट्रेडिंग। तो मतलब जैसे अगर कानपुर में वो चिप्स प्रोड्यूस हो रहा है तो डायरेक्टली वो कंज्यूमर के पास नहीं आएगा, ठीक है, वो इंटरमीडियरीज के थ्रू आता है, जो बीच में बिचौलिए होते हैं। वो बिचौलिया कौन होता है? वो या तो होलसेलर होता है या वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। ये बल्क में खरीदते हैं सामान। आप तो पड़ोस वाली दुकान पे जाते हो, आप तो एक चिप्स का पैकेट खरीदते हो, लेकिन ये एक थोड़ी खरीदते हैं, ये तो हजारों खरीदते हैं। तो बल्क में बिजनेस करते हैं, ठीक है। ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं इसे कहा जाता है होलसेल ट्रेडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करता है वो ट्रांसपोर्ट की। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जहां पे हम लोग मटेरियल को या मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स होता है उसको जो है फिजिकली एक जगह से कैरी करते हैं और दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैन्स बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है कई तरीके से यूज हो सकता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को पहुंचाने के लिए भी यूज हो सकता है, ये इंसानों को पहुंचाने के लिए भी यूज हो सकता है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, जो सरप्लस लोकेशंस होती हैं, ऐसी लोकेशन जहां पे सरप्लस प्रोडक्शन होती है, वहां से सामान को या इंसानों को लेके उस जगह पे जाता है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप इसको इंसानों वाले लेवल पे भी कर सकते हो। जैसे माइग्रेशन की हम लोग बात करते हैं तो झारखंड और बिहार वाले एरिया से बहुत सारे माइग्रेंट्स वो मुंबई जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, है ना, दिल्ली आते हैं काम करने के लिए। तो वो भी तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर डेफिसिट है दिल्ली में, झारखंड में लेबर सरप्लस है, तो वहां से यहां आता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, राइट। जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कोल मंगवाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि कोल सरप्लस है तो उसको हम लोग विशाखापट्टनम में मंगवाते हैं, क्योंकि हमारे वहां पे थर्मल पावर प्लांट है। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही तो आता है ना। तो ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती है। और ट्रांसपोर्टेशन जो है कई तरीके से मेजर किया जा सकता है। उसको किलोमीटर के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं कि कितना समय लगता है, और कॉस्ट के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं कि आने जाने में कितना पैसा खर्च होता है। अगर कोई मुझे बोलता है कि मेरे घर से दिल्ली कितनी दूर है, तो मैं कई तरीके से बता सकता हूं। मैं बोलूंगा यार वो 150 किलोमीटर है, ये भी एक तरीका है बताने का। दूसरा तरीका यह है कि मैं बोलूंगा यार 2 घंटे लगते हैं, तो मैं आवर्स में भी उसको मेजर कर सकता हूं। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आप अगर बस से जाओगे तो आपको 200 रुपए लगेंगे, कॉस्ट के हिसाब से भी उसको मेजर कर सकता हूं, राइट। तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पे क्या है, एक टर्म है जिसे कहा जाता है आइसोक्रोम लाइंस। जैसे हम लोगों ने आइसोथर्म पढ़ा था, ऐसे हम लोगों ने आइसो बार पढ़ा था, आइसो हलाइन पढ़ा था, उसी तरह से आइसोक्रोन। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, और यहां पे क्रोन का मतलब होता है जहां क्रोन का मतलब होता है टाइम, टाइम। तो ऐसी प्लेसेस को वो लाइन ज्वाइन करती है जहां पे ट्रैवल करने में आपको इक्वल समय लगता है। जैसे दिल्ली से सोनीपत आने में आपको मान लो 1 घंटा लगता है, दिल्ली से फरीदाबाद जाने में आपको 1 घंटा लगता है, दिल्ली से जो है आपको गाजियाबाद जाने में 1 घंटा लगता है। तो जहां जहां पे 1-1 घंटा लगता है ना, तो इनको जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को कहते हैं आइसोक्रोन लाइन, ठीक है। समझ में आएगा आपको? तो यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, तो नोड्स होते हैं। वैसे मान लो आपको दिल्ली से करनाल आना है, तो एक नोड करनाल हो गया, दूसरा नोड दिल्ली हो गया, और जो दोनों नोड को आपस में जो लाइन जोड़ती है उसे कहते हैं लिंक। क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं? सबसे बड़ी बात तो होगी डिमांड की, ठीक है। डिमांड जितनी ज्यादा होगी ट्रांसपोर्टेशन उतना ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। चाहे वो इंसानों की डिमांड हो, चाहे वो सामान की डिमांड हो। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिमांड डिपेंड करती है पॉपुलेशन के ऊपर। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड, जितनी ज्यादा डिमांड उतना ही इंटेंस ट्रांसपोर्टेशन होगा। रूट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि आप सिटीज के अंदर मूव कर रहे हो, टाउन्स में मूव कर रहे हो, आप हिली एरियाज में मूव कर रहे हो, प्लेन एरिया में मूव कर रहे हो, वहां का लैंडस्केप कैसा है, वहां के क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये सारे के सारे डिपेंड करती हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेट, जो मैं भी तो आपके साथ कम्युनिकेट ही कर रहा हूं ना। बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक्सचेंज, मैसेज, फैक्ट्स
एंड आइडियाज। जब हम इन चीजों को ट्रांसमिट करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन। व्हेन यू ट्रांसमिट वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन। तो जब राइटिंग हम लोगों ने डेवलप किया, ठीक है, पहले तो हम लोग राइटिंग हमारे पास थी नहीं, तो मैं जो बोलता था वो दूसरे को सुन जाता था, जो मेरे पड़ोस में होता था उसी को सुनेगा। तो दिल्ली में बैठा जो मेरे से मान लो 500 मीटर दूर बैठा, 2 किलोमीटर दूर बैठा, उसको थोड़ी सुनेगा। ना उसको मेरे वर्ड सुनेंगे, ना उसको मेरा मैसेज पहुंचेगा, ना ही उसको मैं कोई अपना आइडिया शेयर कर पाऊंगा। लेकिन जब से इंसान ने लिखना शुरू किया, राइटिंग की जब से हम लोगों ने खोज की, तो हम अपने वर्ड्स को, मैसेजेस को, आइडियाज को बहुत दूर तक भेज सकते हैं। और वो जो दूर तक कैसे भेजोगे? चिट्ठी लिख के भेजोगे। और चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाएगी? वो तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाएगी। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ेगा, या तो आप उसके सीधा सीधा हाथ से देके आओ, या फिर जो है वो जानवरों का थ्रू भी हो सकता है ना, कार्ट वगैरह जो होते हैं, जो जानवर चलाते हैं, उसके थ्रू भी आप चिट्ठी पहुंचा सकते हो, बोट के थ्रू भी पहुंचा सकते हो, रोड के थ्रू भी पहुंचा सकते हो, रेल के थ्रू भी पहुंचा सकते हो, जहाज के थ्रू भी पहुंचा सकते हो। तो सीधी सोचने की बात यह है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम्युनिकेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको आइडिया, अगर यहां से कोई चिट्ठी आपको ओबामा को पहुंचानी है, तो उसके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन की। तो इसीलिए हम लोग कम्युनिकेशन को ट्रांसपोर्ट से लिंक करते हैं, और इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन को लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो आप उसको ट्रांसपोर्ट कहिए या लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मॉडर्न समय में इसमें हल्का फुल्का चेंज हुआ है। जब से मोबाइल टेलीफोन का आविष्कार हुआ, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, ठीक है, तब से हम लोग ट्रांसपोर्ट से, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट से इंडिपेंडेंट हो गया। अभी हम लोगों को कोई मैसेज पहुंचाने के लिए, आइडिया एक्सचेंज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा आप मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हो, आप कम्युनिकेट करोगे जनता से, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जैसे आप करते हो, राइट। तो अभी वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गया है जब से ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है। अगला हमारे पास होता है टेलीकम्युनिकेशन। तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जिसमें हम लोग ईमेल वगैरह की बात करते हैं, व्हाट्सएप की बात करते हैं, तो यहाँ से आपका मैसेज जो है बहुत स्पीड के साथ जा सकता है, विद इन मिनट्स जा सकता है मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करके। आपके पास जैसे रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, इसके थ्रू भी अपने मैसेज वगैरह को जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो। इसे हम लोग मास मीडिया कहते हैं, क्योंकि मास मीडिया से आप एक समय में हजारों लाखों लोग तक पहुंच सकते हो। जैसे न्यूज चैनल होते हैं, इसे मास मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि एक न्यूज चैनल को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं एक ही समय में। सिनेमा, इट्स अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, राइट। तो लेकिन व्हाट्सएप को हम लोग मास कम्युनिकेशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो 1 to 1 भेजते हो या ग्रुप्स वगैरह में भेजते हो, लाखों लोगों को थोड़ी भेज सकते हो। सो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो रेडियो जो होता है, टेलीविजन वगैरह होता है, इसे मास मीडिया कहा जाता है, ठीक है। और इंटरनेट के ज़माने में हर चीज़ तो मतलब आप मासिस तक पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मासिस तक पहुंचा सकते हो चीज़ों को, ठीक है। फिर एक हमारे पास आता है सर्विसेज। तो सर्विस सेक्टर का एक अलग से पार्ट है सर्विसेज, जहाँ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे लॉन्ड्रर्स होते हैं, बार्बर होते हैं, गार्डनर होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, टीचर्स, लॉयर्स एंड ऑल दैट, वो सब अपनी सर्विस देते हैं। अब यहाँ पे सर्विस दो तरह की हो सकती है। एक सर्विस होती है फिजिकल सर्विस, एक होती है मेंटल सर्विस। तो जो लेबर क्लास होती है वो क्या करते हैं? वो फिजिकल सर्विस देते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो फिजिकल सर्विस देते हैं। लेकिन जो टीचर होता है, जो लॉयर होता है या डॉक्टर होता है, वो आपको अपनी मेंटल लेबर देता है, मेंटल सर्विस देता है। तो मेंटल जो उसकी लेबर होती है उससे पैसा कमाता है। लेकिन जो लेबरर होता है वो फिजिकल एक्टिविटी से पैसा कमाता है। लेकिन दोनों है सर्विस, दोनों सर्विस है, ठीक है। और इंडिविजुअल कस्टमर्स को दी जाती हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स को दी जाती हैं, ठीक है। चलिए, और वही उन लोगों, अब ये सर्विस किसको दी जाएगी? डेफिनेटली उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। फ्री में तो कोई सर्विस नहीं मिलती ना आपको। चलिए,
हाँ, वो अलग बात है कि यूट्यूब चैनल पे हम आपको लगभग फ्री में ही देते हैं, वो एक अलग केस हो गया, ठीक है। मैनी सर्विसेज हैव नाउ बीन रेगुलेटेड। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो, अब कोई मान लो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसने प्रोड्यूस किया, अब अल्कोहल आप जो है सेल कर रहे हो, किसी को दारू बेच रहे हो, अब ये भी तो एक सर्विस है, लेकिन ये सर्विस जो है वो फ्री इन द सेंस के मतलब उसके ऊपर रेगुलेशंस होते हैं, कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है उस सर्विस को। तो हर सर्विस आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, जिसको मन करे उसको नहीं दे सकते, नो, उसको रेगुलेट किया जाता है। जैसे हाईवे होता है, ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये भी तो एक सर्विस का पार्ट ही है ना, लेकिन इसको कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। आप जो मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, जो नेटवर्क का यूज करते हो, जैसे एयरटेल या जो भी सर्विस है, इसको भी तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फ्री फ्लो नहीं होता है सर्विस का, ऐसा नहीं होता कि जो मर्जी आप यूज, नहीं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तब जाके आप उन चीजों को किसी को डिलीवर करते हो, ठीक है। जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज आर प्राइमरी हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ मैनेजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं। तो ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं, देखिए आप सिटी में जाते हो, किसी शहर में जाते हो, तो वहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि हर शहर का एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग जो है सीबीडी कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। तो उस वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देखने को मिलेगी, कपड़ा बाजार देखने को मिलेगा, आसपास कोई सब्जी मंडी भी आपको देखने को मिलती है। तो हर शहर में एक सेंटर में एक वो एरिया होता है जो सबसे ज्यादा कंजेस्टेड होता है, जहां पे सबसे ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल होती हैं और जहां पे सबसे ज्यादा लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वहां पे हर सर्विस आपको मिलेगा, वहां पे आपको कुछ हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, वहां पे आपको जो है सब्जी खरीदनी है तो आप वो भी खरीद सकते हो, मोबाइल खरीदना है तो उसके आसपास से आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी मिलेगा, किताबें मिल खरीदनी है तो आसपास आपको जो है बहुत सारी बुक स्टॉल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी, कुछ मेडिकल स्टोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो जो है सीबीडी उसको बोलते हैं, ठीक है। और काफी कंजेस्टेड होता है, वहां पे प्रॉपर्टी के रेट्स भी बहुत हाई होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सर्विस होती हैं जो उससे थोड़ा दूर होती हैं, जैसे गोल्फ सर्विस हो गया, वो सेंटर में नहीं मिलेगी आपको, वो बाहर जाके आपको मिलती है। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड हम लोग मतलब अलग अलग जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विसेज आप जो है यहाँ पे लेते हो, ठीक है। गार्डनर, हाउसकीपर एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें हो गई। दिस सेगमेंट ऑफ वर्कर इज जनरली अनऑर्गेनाइज्ड। जो लेबरर्स होते हैं, जो हाउसकीपर्स होते हैं, कुक होते हैं, इनकी सर्विस बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड होती है। तो रूरल एरिया से बहुत सारे लोग, महिलाएं और पुरुष, वो क्या करते हैं, अर्बन एरियाज में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। अर्बन एरियाज में वो अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे आपके घर में कोई कुक है या आपकी मेड है या सफाई करने वाला है जो है ना, तो वो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। और ये जो सेक्टर होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, अनरेगुलेटेड सेक्टर होता है, ठीक है। जैसे मुंबई में जो है डब्बा वाले बहुत फेमस हैं, है ना, मुंबई में लगभग 2.25 लाख के लगभग जो है वो डब्बा वाले हैं, और ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। पीपल एंगेज इन टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का हम लोगों ने देखा था, है ना, हंटिंग गैदरिंग करते हैं लोग, एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर्स, माइनिंग करते हैं लोग। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो टर्शरी सेक्टर के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। इस समय दुनिया में ज्यादातर लोग टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, खासकर अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करो, डेवलप्ड कंट्री में तो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन अब डेवलपिंग कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री, जैसे मान लो अपन इंडिया की बात करो, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन जो पैसा जनरेट होता है, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो ज्यादातर टर्शरी सेक्टर का होता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं है। डेवलप्ड कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी, दोनों सर्विसेज सेक्टर का बहुत हाई होता है। तो अलग अलग सेक्टर में जो है वो अलग अलग लोग वहां पे काम करते हैं। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे, जैसे टूरिज्म, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल हम लोग सर्विस सेक्टर का ले लेते हैं। टूरिज्म, इस समय टूरिज्म दुनिया में सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी है, सिंगल लार्जेस्ट टूरिज्म, जहां पे 250 मिलियन से ज्यादा जो है लोग काम करते हैं, और दुनिया का 40% से लगभग जीडीपी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली टूरिज्म सेक्टर से आता है, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अकोमोडेशन हो गया, मील्स होगी, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट वगैरह, वो सब टूरिज्म से जुड़ा हुआ है।
अब मान लो आप शिमला जाते हो तो शिमला में ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं वो टूरिज्म सेक्टर से ही इन्वॉल्व हैं, चाहे वो वहाँ पे होटल सर्विसेज में इन्वॉल्व हों या फिर वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हों या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन करते हों, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ पे करवाते हों, साइट सीइंग करवाते हों, जो गाइड वगैरह होते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी लोग जो है वो टूरिज्म सेक्टर से वहाँ पे रिलेटेड होते हैं। और जो टूरिज्म होता है ये सीजनल भी हो सकता है ना। जैसे आप लोग गुलमर्ग में जाते हैं तो वहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स होता है, स्विट्जरलैंड में लोग जाते हैं विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, है ना। सीजनल भी हो सकता है, तो अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग रीजन्स होते हैं, वही आपको मैंने बताया। जैसे जो मेडिटेरियन जो रीजन होता है, यूरोप के लोग जो है मेडिटेरियन वाले रीजन में आते हैं, क्योंकि मेडिटेरियन रीजन में आपको जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा मिलता है, लाइक 18, 19, 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। लेकिन आप नॉर्वेज में आओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री के आसपास रहता है। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो जो लोग ठंडी जगह से आते हैं, बिलोंग करते हैं, वो गर्म जगह पे घूमने के लिए आते हैं, और जो लोग गर्म जगह के होते हैं वो ठंडी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं। डिपेंड करता है ना, अलग अलग रीजन जो है अलग अलग जगह के लिए फेमस होते हैं। तो सीधी सी बात है भैया, मनाली वाला आदमी शिमला घूमने क्यों आएगा? कोई काम से आएगा ना, उसको अगर माउंटेन की लोकेशन देखनी है, उसको सीनरी देखनी है, उसको वो क्लाइमेट के लिए थोड़ी आएगा। दिल्ली वाला आदमी क्लाइमेट के लिए शिमला जाएगा ना, मनाली जाएगा। मनाली वाला आदमी क्लाइमेट के लिए कम शिमला क्यों जाएगा? क्योंकि वो सेम क्लाइमेट उसका वहाँ पे भी होता है। तो अलग अलग डिपेंड करता है वो कौन कौन से रीजन में किस तरह के लोग वहाँ पे आ रहे हैं। टूरिज्म को कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे डिमांड, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली, क्योंकि टूरिज्म एक लेजर एक्टिविटी है, ऐशो आराम की एक्टिविटी है टूरिज्म। आर गेटिंग दिस पॉइंट? और ऐशो आराम तब तभी कर पाओगे ना जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। तो जब जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, उनकी इनकम बढ़ती है, उनको ऐशो आराम की जिंदगी पसंद होती है, तो वहां पे टूरिज्म की भी डिमांड हाई होती है। ठीक है, इसलिए जब आप डेवलप्ड कंट्री में देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग टूरिज्म करते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, चिंता करने की जरूरत है नहीं, तो ऐशो आराम करते हैं साल भर। ठीक है, हमारे जैसे लोग जो है साल में 1 या 2 बार कहीं भी ट्रिप पे जाते हैं, है ना। तो और हमारे पेरेंट्स को देखो तो वो तो पूरी जिंदगी भर ही नहीं जाते थे। ठीक है, क्योंकि ऐशो आराम का टाइम ही नहीं था उनके पास। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, और कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा हाई है। आने वाली हमारी जो जनरेशन होंगी वो लोग मेरे ख्याल से टूरिज्म ही करेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि उनके पास इनकम का साधन कहीं ना कहीं से होगा ही। खैर, ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है टूरिज्म में। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही नहीं होगी तो टूरिज्म कैसे डेवलप होगा? चाहे वो रोड वाला हो, चाहे वो एयर वाला हो, चाहे ट्रेन वाला हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रांसपोर्ट टूरिज्म का डायरेक्टली। टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, क्लाइमेट बेसिस पे भी हो सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया है ना। विंटर हॉलीडे पे लोग जाते हैं, समर हॉलीडेज पे लोग जाते हैं, वो चीज़ें हो गई। लैंडस्केप के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग दिल्ली में घूमने के लिए आते हैं, और दिल्ली में जो आदमी आएगा वो लैंडस्केप के लिए थोड़ी आएगा। दिल्ली में जो आदमी आएगा उसका कुछ और पर्पस होगा। अगर आपको लैंडस्केप के लिए जाकर मसूरी जाओगे, आप शिमला जाओगे, आप दार्जिलिंग जाओगे लैंडस्केप के लिए, तो वो भी लैंडस्केप भी डिपेंड करता है, वहाँ पे लेक्स, माउंटेन्स, है ना, अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट जो होता है, हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, उसके लिए भी आप जाते हो। हिस्टोरिकल और आर्ट की वजह से भी जा सकते हो, है ना। जैसे दिल्ली में लोग हिस्टोरिकल रीजन से बहुत लोग आते हैं, दिल्ली में, आगरा में लोग हिस्टोरिकल रीजन्स वगैरह की वजह से जाते हैं, है ना। आर्ट की वजह से भी आप जा सकते हो। जैसे मुंबई में लोग वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो वहाँ पे लोग जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, कल्चर के लिए भी आप जा सकते हो, इकोनॉमी के लिए भी आप जा सकते हो। अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे वर्ल्ड की बहुत सारे, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो वो जेनेवा में सिचुएटेड है, तो लोग वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। मेडिकल सर्विसेज एंड ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है जाने का। तो जैसे इन्होंने 2005 का एग्जांपल दिया, यूएसए से 55,000 पेशेंट इंडिया में अपना इलाज करवाने के लिए आए। डेफिनेटली ज़्यादातर इसमें एनआरआई ही रहे होंगे, जो इंडिया के ही होंगे, वहाँ से वापस आए हैं। अगर आप दिल्ली में या फिर मुंबई में किसी बड़े शहर में, बड़े सिटी उसमें हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो, जैसे अगर वेदांता में अगर जाते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मिडल ईस्ट से भी पेशेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेडिकल सर्विसेज की वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। और पिछले कुछ डेकेड्स में इंडिया एक हब बन के उभरा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जो कंपैरेटिवली जो इलाज होता है, ट्रीटमेंट, वो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो जैसे इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह, ये इस तरह के सेंटर बन के उभरे हैं। ठीक है, वो चीज़ें हो गई। और हमारे यहाँ पे आउटसोर्सिंग की फैसिलिटी भी होती है। मतलब आप ये सोच के देखिए, अगर आपको मान लें लंदन के अंदर एक हॉस्पिटल है,
और वहां पे आप कोई एमआरआई करवाते हो, तो एमआरआई तो मशीन करेगी, जिसके अंदर डेफिनेटली मरीज को जाना पड़ेगा, लेकिन उस एमआरआई को स्टडी जो करता है उसके लिए आपको एक अलग से पर्सन रखना पड़ता है जो उसको स्टडी करेगा, उसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। और वहां पे जो आदमी सैलरी लेगा वो हाई सैलरी लेता है। तो क्या किया जा सकता है, उस आदमी की जो एमआरआई की रिपोर्ट जो लंदन में है, उस रिपोर्ट को आप इंटरनेट के थ्रू आप उसको दिल्ली में भेज सकते हो। दिल्ली में भी एक हाईली स्किल्ड एक आदमी बैठा हुआ है जो उस एमआरआई को स्कैन जो उसने किया है उसको स्टडी करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और अपनी ऑब्जर्वेशन को उस डॉक्टर को जो लंदन में बैठा हुआ है उसको भेजेगा। लेकिन यहां वाले को जो सैलरी देनी पड़ेगी वो आधे रेट में देनी, आपको आधा उसको सैलरी देना पड़ेगा। इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो जो अल्ट्रासाउंड होगा या जो रेडियोलॉजी की जाती है, एमआरआई की जाती है, एक्सरे स्कैन वगैरह किया जाता है, ये आप इसको आउटसोर्सिंग कर सकते हो दूसरी जगह पे और मिनटों में काम हो जाता है। काम भी सस्ता होता है, समय पे होता है, इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो इंडिया सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए ही नहीं बल्कि मेडिकल आउटसोर्सिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा हब है। ठीक है, और मेडिकल टूरिज्म भी एक चीज है। देखिए मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई आदमी लंदन में है, उसको इंडिया घूमना है, ठीक है, तो वो किसी बहाने से यहाँ पे इलाज करवाने भी आएगा और उसको लगे ठीक है इलाज करवाने के बहाने बहाने मैं घूम भी लूंगा, दोनों ही चीजें हो जाएंगी। तो पहले उसके अपनी टूटी हुई टांग का इलाज करवाएगा, उस टूटी हुई टांग को पहले रिकवर करेगा, रिकवर करने के बाद उसी टूटी हुई टांग से वो एवरेस्ट पे चढ़ेगा और वहां पे टांग फिर से तुड़वा के आएगा, फिर से इलाज करवाएगा। तो मेडिकल टूरिज्म भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे आती है क्वार्टनरी एक्टिविटीज। क्वार्टनरी एक्टिविटी, तो टर्शरी एक्टिविटी जो हमारी होती है, सर्विस जो सेक्टर होता है उसी का एक पार्ट होता है क्वार्टनरी एक्टिविटी। अलग नहीं है, कंफ्यूजन मत लेना, अलग नहीं है, इट इज जस्ट अ सब पार्ट ऑफ द टर्शरी एक्टिविटी। क्वार्टनरी एक्टिविटी का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज सेक्टर। जो भी चीजें नॉलेज से रिलेटेड होती हैं आप उसको क्वार्टनरी एक्टिविटी के अंदर रख सकते हो। जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं, it is also part of quaternary activity because this is a part of knowledge sector। कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, वो स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, वो भी इसी का पार्ट है। आप रिसर्च करते हो, ठीक है, वो भी इसी का पार्ट है। जहां पे आपकी नॉलेज जो है वो इन्वॉल्व होती है वो होता है क्वार्टरली सेक्टर का पार्ट। एमबीए आप करते हो किसी कॉलेज से और एमबीए करने के बाद आप किसी कंपनी में सीईओ हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप सीईओ का काम करते हो, ठीक है, वो भी अपनी नॉलेज के आधार पे ही वो सारी चीजें होती हैं। तो क्वार्टरली एक्टिविटी का बेसिक मतलब होता है जब आप कलेक्शन करते हो, प्रोडक्शन करते हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किसको, इंफॉर्मेशन को। जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, उसको प्रोड्यूस करते हो या उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इसे कहते हैं क्वार्टनरी एक्टिविटी। जैसे आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, इस समय मैं आपको जो दे रहा हूं, मैंने पहले इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया होगा, कलेक्ट करने के बाद मैंने अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करके उसको प्रोड्यूस किया होगा आपको पढ़ाने के लिए, और मैं आपको यूट्यूब के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वार्टनरी एक्टिविटीज विच इज कॉल्ड नॉलेज सेक्टर। ठीक है, वो सारी चीजें होती है। तो क्वार्टरली सेक्टर के अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स का आप यूज कर सकते हो, स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स के ऑफिस में जो है थिएटर सर्विसेज वगैरह, अकाउंटिंग सर्विसेज, ब्रोकरेज सर्विसेज, ये सब आपकी नॉलेज सर्विस जो है सेक्टर का पार्ट होते हैं, जिसे हम लोग क्वार्टरली सेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आप नॉलेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास आता है वो आता है क्यूनरी सर्विस। तो क्वार्टनरी सेक्टर से एक स्टेप और फर्दर हम लोग क्यूनरी सर्विस की बात करते हैं। आप सोच के देखिए कि एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में कुछ मैनेजर्स हैं, उस कंपनी के अंदर कुछ वर्कर्स हैं और वो कुछ कंपनी प्रोड्यूस भी करती है, वो कोई गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकती है, सर्विस भी प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन उस कंपनी के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कौन लेगा, वो मैनेजर लेगा। तो मैनेजर डिसीजन लेता है, उसके अलावा जितने नीचे लोग होते हैं वो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं और उस तरह से कंपनी काम करती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कोई डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो वहां पे पहले से जो चीजें चल रही थी उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे जजेस की अगर आप बात करो, एक जज क्या करता है, कानून को इंटरप्रेट करता है ना, एक जज।
मैनेजर क्या करता है, वो डिसीजन लेता है। एक पॉलिटिशियन क्या करता है, ब्यूरोक्रेट करता है, वो पॉलिसी मेकिंग करता है। तो ये जो हाईएस्ट लेवल पे जो डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इसे हम लोग क्यूनरी सेक्टर के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। तो इसका कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे रिसर्च साइंटिस्ट जो होते हैं, फाइनेंशियल और लीगल जो कंसल्टेंट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, ये सब जो है क्यूनरी सेक्टर के अंदर होते हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसे गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। हाईएस्ट लेवल का प्रोफेशन होता है, इससे ऊपर कोई प्रोफेशन नहीं होता। और यहाँ पे इनकम भी हाईएस्ट लेवल की होती है, पावर भी हाईएस्ट लेवल की होती है, और इससे ऊपर कोई भी जॉब नहीं होती है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सब गोल्ड कॉलर जॉब में आता है ना। आप ब्यूरोक्रेट हो, आप भी गोल्ड कॉलर जॉब में आते हो। किसी कंपनी के मालिक हो, एमडी हो, मैनेजर हो, आप भी गोल्ड कॉलर जॉब में आते हो। ठीक है, और इसे हम लोग आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली हम वैसे तो पूरे सर्विस सेक्टर को आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वार्टनरी सेक्टर होता है और जो क्यूनरी सेक्टर होता है, इसको आप आउटसोर्स कर सकते हो। आउटसोर्स इन द सेंस कि आप ये समझ लीजिए कि मान लो आपको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है। अब सॉफ्टवेयर तो नॉलेज का काम है ना, नॉलेज, तो वो तो आपका क्वार्टरली सर्विस के अंदर आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस सॉफ्टवेयर को आप, जैसे मान लो अमेरिका में किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर बनवाना है, नॉलेज का काम है, क्वार्टरली सेक्टर का काम है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को आउटसोर्स कर सकते हैं। कहां पे? इंडिया में आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है क्वार्टरली सेक्टर में, इवन क्यूनरी सेक्टर में भी है। जैसे बीपीओ हमारे यहाँ पे होता है ना, बिजनेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं बीपीओ। तो जैसे मान लो कोई पंखा बनाने वाली कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसके कंज्यूमर भी अमेरिका के ही हैं। अब उस पंखे में कोई दिक्कत आ गई तो वो किसको काम फोन करेगा? वो कस्टमर केयर को फोन करेगा। अब अमेरिका में अगर कोई आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किसी को बैठाते हो, तो वो तो काफी ज्यादा पैसा चार्ज करेगा ना आपसे। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस जो है या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में, यहां पे किसी और से वो सर्विस करवाते हैं। तो वो जब अमेरिका वाला आदमी कॉल करेगा, तो अमेरिका में ना जाके वो कॉल इंडिया में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीपीओ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, उन सबको उस कंपनी ने ही हायर कर रखा है। तो उस आदमी से बात करके अमेरिका वाले से हम उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। और जितना पैसा हम लोग चार्ज करते हैं, अमेरिका वाले से हम लोग 10 गुना कम रेट में यहाँ पे वही काम, सेम काम करते हैं। बिजनेस जो है प्रोसेस, जो आउटसोर्सिंग, इसे कहते हैं बीपीओ। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक होता है जिसे कहते हैं केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ये थोड़ा सा बीपीओ से अलग होता है। कैसे? अब जैसे मान लो नासा है, ठीक है, नासा को कोई प्रोजेक्ट करना है, उसको कोई सैटेलाइट भेजना है, तो डेफिनेटली नासा जो है वो इंडिया के साइंटिस्ट की हेल्प भी लेगा। तो इंडिया वाले साइंटिस्ट, मतलब नासा वाले साइंटिस्ट, इसरो वाले साइंटिस्ट से मिलके जो है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं केपीओ। वो अपनी नॉलेज को यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो वहां पे किसी, उनको कोई, मान लो कोई काम करवाना है, किसी तरह का, किसी सैटेलाइट वगैरह का काम करवाना है, तो इंडिया में किसी साइंटिस्ट को हायर करवा के उससे वो काम करवा लेंगे, आधे रेट में काम करवाएंगे, है ना। और क्योंकि ये काम नॉलेज बेस्ड है, इसलिए इसको केपीओ कहा जाता है। केपीओ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है ये केपीओ। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो सारी चीजें आप जो है केपीओ का वो काम कर सकते हो। R&D, ई लर्निंग अगर आपको करना है, लीगल प्रोफेशनल्स जो होते हैं, बैंकिंग सेक्टर होता है। ठीक है, तो सब ये जो है आप नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं जिसको आप आउटसोर्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब आउटसोर्स जो है आप घर के अंदर भी कर सकते हो, घर के बाहर भी कर सकते हो। आउटसोर्स का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप लोग इंडिया से बाहर ही आउटसोर्सिंग करते हैं। दिल्ली वाले जो होते हैं भैया, वो बेंगलोर में भी आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, बेंगलोर वाले कानपुर में भी कर सकते हैं, और दिल्ली वाले जो है अमेरिका में भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, फिर एक डिजिटल डिवाइड, इसने लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ डिजिटल डिवाइड का लिखा है। डिजिटल डिवाइड का सीधा सा मतलब ये है कि भैया जो डिजिटल सर्विसेज होती हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में। सीधी सी बात है, रूरल एरिया में तो कुछ है ही नहीं, ना यहाँ पे नेटवर्क है, ठीक है, ना यहाँ पे बिजली है, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जो डिजिटली है लोग बैकवर्ड हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, सर्विसेज नहीं मिलती। अब आपको अमेजोन से कोई चीज़ ऑर्डर करवानी है तो गांव में थोड़ी करवा सकते हो, उसके लिए तो शहर में ही आपका एड्रेस देना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज में हैं तो बहुत सारी सुविधाएं आपके पास ब्रॉडबैंड भी मिलेगा, आपको वाईफाई भी मिलेगा। अब आपको कोई सामान खरीदना है, आप नीचे, आप कोई भी मतलब आपको सर्विस चाहिए, आपको एकदम झट से मिल जाती है
है ना। अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना है तो उसको झट से कर सकते हो। ये डिजिटल डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है, और कोविड के समय में थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया डिजिटल डिवाइड। वैसे तो पहले से था ही। तो इंडिया की गवर्नमेंट और वर्ल्ड ओवर इस डिजिटल डिवाइड को जितना जल्दी हम लोग इस गैप को फुलफिल करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा, राइट। सो दैट वाज अबाउट इट। उसके अलावा कुछ एक्टिविटी है, जैसे रेड कॉलर जो जॉब्स होती हैं, जो लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं जैसे माइनिंग वगैरह के अंदर, उसको जो है रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं। गोल्ड कॉलर जो है जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इसे हम लोग गोल्ड कॉलर, अभी हमने बताया था ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सब गोल्ड कॉलर वाले होते हैं। वाइट कॉलर में होते हैं जो सैलरीड वर्कर्स होते हैं, जो जैसे मान लो कोई टीचर है, वो सरकारी स्कूल में लगा हुआ है या प्राइवेट स्कूल में लगा, जिसको हर महीने सैलरी मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं वाइट कॉलर जॉब। फिर हमारे पास एक ग्रे कॉलर जॉब भी होती है। वो जॉब होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे रतन टाटा, रिटायरमेंट की एज के बाद भी काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग कभी रिटायर नहीं होते हैं, खासकर जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जिसको वर्क फ्रॉम होम करना रहता है, तो इसे हम लोग जनरली ग्रे कॉलर जॉब बोलते हैं। ब्लू कॉलर जॉब जैसे जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं, जैसे लेबरर्स होते हैं या कोई प्लम्बर होते हैं, गार्डनर होते हैं, है ना, इसे हम लोग ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। पिंक कॉलर जॉब जैसे जो लो पेड वर्कर्स होते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट हो गए मान लो, ठीक है, या टेली कॉलर हो गए, इसे हम लोग पिंक कॉलर जॉब बोलते हैं। ब्लैक कॉलर जो वो होती हैं जो कि माइनिंग सेक्टर के अंदर या ऑयल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, क्योंकि उसका काला रंग होता है ना, कोयले का रंग काला होता है, तो इसलिए इसे जो है ब्लैक कॉलर बोलते हैं। और एक ओपन कॉलर भी होता है, जैसे जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिनका ना कोई ऑफिस होता ना कुछ होता, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इसे हम लोग ओपन कॉलर जॉब्स बोलते हैं। तो अलग अलग तरह की कॉलर की जॉब होती है हमारे पास। ये प्रीलिम्स में कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब मेन यूपीएससी में तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक वन डे एग्जाम्स, राइट, वहाँ पे इस तरह के कई बार क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के लिए तो मेरे ख्याल से इतना ही करेंगे हम लोग। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। छोटा सा चैप्टर है, अलग अलग मेथड को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।